हेलो एवरीवन, दिस इज तुषार रंजन। आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अपना एसेंशियल मैथमेटिक्स का सेकेंड लेक्चर के सारे न्यूमेरिकल्स। देखते हैं कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, शुरू करते हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास कि द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2AP, दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2AP आर इन द रेशियो 7n+1 डिवाइडेड बाई 4n+27। ऐसा कुछ दिया हुआ है बच्चे कि 7n+1 और दे रखा है 4n+27। ये क्या है? सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ 2AP, मतलब ये रेशियो दे रखा है सम ऑफ n टर्म्स। ये कोई मान लो एक AP है, ये दूसरा कोई AP है, उसका भी n टर्म्स का सम दे रखा है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जानते हो, कॉमन डिफरेंस वाला। मान लो a है, a+d है, a+2d है। अब इसको इसमें से घटाओ, कितना बचेगा? d बचेगा। इसको इसमें से घटाओ, कितना बचेगा? d बचेगा। तो यही हो गया कॉमन डिफरेंस, और ये हो गया फर्स्ट टर्म। ये जो प्रोग्रेशन है इसको AP कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और मैं तुमको पहले ये बता देता हूँ कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर हम देखा जाए तो सम का जो फॉर्मूला आता है ऑफ n टर्म्स क्या होता है? किसी को याद है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और nth टर्म का फॉर्मूला कि nth टर्म का वैल्यू कितना होगा। जैसे कि ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म का वैल्यू उस तरह से। तो a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ये वाला वैल्यू होता है। ठीक है, चेक कर सकते हो। मान लो सेकंड टर्म का वैल्यू चाहिए इसी AP में। सेकंड टर्म के लिए n की जगह पे क्या रखोगे? ऐसा देखो ना, 2 रख दो, -1 इंटू डी, क्या हो जाएगा? a+d। आ गया ना सेकंड टर्म। ये था फर्स्ट टर्म, ये था सेकंड टर्म, और ये था थर्ड टर्म। तो चलो ठीक है, ये भी काम हो गया। इसको भी चेक करना चाहते हो तो चेक कर लो, हो सकता है AP भूल गए होगे, तो इसको चेक करो। तो देखो, तो मान लो हम पहले दूसरे हम यहाँ तक का जोड़ना चाहते हैं, सेकंड टर्म तक का। तो S2 देखते हैं, सेकंड टर्म तक को जोड़ो, 2/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस 2 - 1 इंटू डी हो जाएगा। यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, 2a क्या हो जाएगा? प्लस डी। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ो तो a+a+d ही तो आया ना। जोड़ोगे a+a+d, तो ये फॉर्मूला काम कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखते हैं, यहाँ पर हमको दे रखा है कि कोई दो AP था। जैसे कोई एक AP ये हो गया, दूसरा AP कुछ और हो सकता है, वो अलग कॉमन डिफरेंस हो सकता है उसका, और पहला टर्म भी अलग हो सकता है। हम मान सकते हैं ना ऐसा कि मान लो A1 और A1 प्लस ऐसा करके चल रहा है D1 प्लस ऐसा करके चल रहा है A प्लस 2D1। इसको इससे घटाओ, D1 आ गया। इसको इससे घटाओ, D1 आ गया। एक पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। दूसरा मान सकते हैं A2 प्लस D2, और ये क्या हो गया? A2, यहाँ पर इसको A1 लिख दो, प्लस 2D2। इसको इससे घटाओ, D2 आ गया। इसको इससे घटाओ, D2 आ गया। मतलब ये हमारा सेकेंड वाले AP का कॉमन डिफरेंस, ये पहला टर्म, फर्स्ट वाले AP का कॉमन डिफरेंस, ये पहला टर्म। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से AP आ गया। दो अलग अलग AP है। दो अलग अलग AP का n टर्म्स का सम हमको दे रखा है, 7n+1 है, और दूसरा है 4n+27। आगे देखते हैं क्या करना है इसमें। तो बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ देयर 11 टर्म, रेशियो ऑफ देयर 11 टर्म, सम वगैरह नहीं, हमसे पूछ रहा है कि भाई 11 टर्म का रेशियो बताओ। मतलब ये जो होता है ना 11 टर्म मान लो, और यहाँ पर 11 टर्म डैश, इसका रेशियो बताओ। यही वाला फॉर्मूला कुछ यूज हो सकता है, जो उसको हमने क्रॉस चेक किया है कि भाई nth टर्म का जो वैल्यू होता है वो बताओ। थोड़ा लेंदी है लेकिन अच्छा लगेगा, देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सीख लेंगे ना। तो ये हो गया। अब इसका वैल्यू क्या आता है? अगर तुम देखो ये सम है, सम का फॉर्मूला बताओ तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, पहला आ गया। दूसरा देखो तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब D1 D2 लिख दो ना। देखो A1 और ये D1 हो गया, ये A2 हो गया, ये D2 हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। आगे बढ़ें तो क्या आ गया? 7n+1 है ये, और ये 4n+27 है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जो है देख लेते हैं। तो देखो ना, एक चीज़ करो, तुम एक काम करो कि ये जो लिखा हुआ है ना,
इसको 2 से डिवाइड करो दोनों को। इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है हमको ये चाहिए ना फाइनली, देख रहे हो, इसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि ये फालतू का 2 आ रहा है, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा। आइडिया आई होप तुम समझ पाओगे, तो कर लेते हैं ना। देखो ये a1 ख़त्म करो, ऐसा कुछ आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस n-1/2 इंटू d1 आ गया, और इधर नीचे में क्या आ जाएगा, ये हो गया, इसको कैंसिल करो इससे, a2 हो गया, और साथ में n-1/2 इंटू d2 आया है, ठीक है ना। अब सुनो, इसको हमको कैसा चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए, n-1 मतलब समथिंग -1, लेकिन यहाँ पे तो अलग सा दिया हुआ है n-1/2। हमको चाहिए क्या, कुछ समथिंग माइनस, तो समथिंग को हम बोल देते हैं m। तो हम ऐसा कहें क्या कि ऐसा कहते हैं, इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, a1 प्लस m-1 इंटू d1, और यहाँ पर a2 प्लस m-1 इंटू d2, ठीक है। इस फॉर्म में चाहिए हमको, बस यहाँ पर ही हम m की जगह पर हमको क्या रखना पड़ेगा, समझ रहे हो बात को, 11 रख देंगे, हमको हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हम पहले कुछ बातें समझ रहे हैं कि ये किसके बराबर चल रहा है, ये सर ये जो है, ये जो चल रहा है हमारा, ये किसके बराबर चल रहा है, ये चल रहा है इसके बराबर, ये जो ऊपर में लिखा होता है 7n+1 डिवाइडेड बाई, तो यहीं से हमारा रिजल्ट का आंसर आएगा 27। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि हमने किसको किससे रिप्लेस किया है, इसकी जगह पर m-1 रख दिया ना, इसको साइड में सॉल्व कर लो। हमने बोला है कि भाई जो हमारा ये n-1/2 है उसको m-1 लिख दो, तो हम n-1 को क्या लिख सकते हैं, 2m-2 लिख सकते हैं, और हम यहाँ पर से n की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, 2m-2 + 1, यहाँ पे हो जाएगा 2m-1, तो n की वैल्यू को 2m-1 हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दो ना, फिर दिक्कत क्या है, 7 2m-1 लिख दो, +1 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, n की वैल्यू को फिर से 2m-1 लिख दो, +27 है, ये कितना हो गया 14m, और ये हो जाएगा -7 + 1 -6 हो गया, और इधर क्या हो जाएगा 8m, और इधर हो जाएगा, यहाँ पे 8 आ गया अगर, तो 8 और यहाँ पर से ये 20, ये 4 आ जाएगा, 4 और 27, -4 + 27 तो +23 हो जाएगा, ठीक है। हमको पता क्या करना था, हमको पता करना था कि 11th टर्म, तो m की जगह पे 11th रख दो, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला हमको पता है ना, ये रेशियो किसका है, nth टर्म का या फिर mth टर्म का रेशियो है। तो लो हम फाइनली लिख सकते हैं 14 है इंटू 11 -6 कर लेते हैं, और 8 इंटू 11 + 23 कर लेते हैं। भैया इधर लिख रहे हैं हम, थोड़ा ध्यान देना, ये 14 इंटू 11 कितना हो जाएगा, आता है ये 14, ऐसे करके कर सकते हो, 4 हो गया, ये 5 हो गया, 154, तो ये हो गया 154, यहाँ से ही चलते हैं 154 और -6, और ये 8 11 जो 88 हो गया, प्लस 23 हो गया, 154 - 6 को कितना हो जाएगा 148 हो जाएगा, 148, ठीक है। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये 8 + 3 फाइनली हमारा हो जाता है 11, और यहाँ पर 1 बच गया, और 10 + 1 ऐसा करके इसको एक्चुअली तुम कैंसिल करोगे ना, ये 37 से कैंसिल करोगे इसको, तो 37 से कैंसिल करोगे 3 बार में जाएगा, 37 से कैंसिल कर दोगे तो ये 4 बार में जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 4/3। आगे बढ़ते हैं, तो आंसर हो गया 4/3। तो थोड़ा सा लेंदी था, मैं समझ सकता हूँ इस बात को, पहला ही क्वेश्चन मैंने इस तरह कराया है, लेकिन चलो निपट लिए ना उससे, हम आगे की बात करते हैं। अब हम ध्यान से देख लो एक बार, अब आगे की बात करते हैं। एक क्वेश्चन है प्यारा सा, अब देखो बच्चे सब आसान आसान छोटा छोटा ही क्वेश्चन रहेगा, इस तरह का बड़ा क्वेश्चन अब नहीं रहने वाला है। एक आध था देखना था तो देख लिए भैया, कोई बात नहीं, चलता है इतना। अब आगे बढ़ते हैं, वेट करो 1 सेकेंड। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, देखते हैं 57.3 डिग्री में कितना रेडियन होगा। 57.3 डिग्री में तुमको बताना है कि इतना डिग्री में कितना रेडियन होगा, रेडियन बताना है। तो हमको पता है ना कैसे से सॉल्व करेंगे, हम इसे कर लेंगे कि हमको पता है 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, ठीक है। तो 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा, 1 डिग्री में π/180 रेडियन हो जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहा है 57 डिग्री,
57.3 डिग्री में कितना हो जाएगा 57.3 इंटू पाई बाई 180 कर लो। अब पाई बाई 180 करोगे ना तो खुद 57.3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग आगे की तरफ सॉल्व करें तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 रेडियन हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ सकते हैं। देखो बच्चे, हमसे दे रखा है कुछ और क्वेश्चन, हमने कल तो बहुत सारा कर भी लिया था, उसको हमें अभी छोड़ देंगे। मुझे याद आ रहा है कि हम कहाँ पर लास्ट रुके थे। यहाँ पर था जो क्वेश्चन हम आगे नहीं कर पाए थे, ये वाला देख लेते हैं, अभी कंप्लीट कर लेते हैं। वो लास्ट क्वेश्चन हमारा वीडियो रुक जाने के कारण रुक गया था, तो आगे बढ़ते हैं, वही क्वेश्चन पे वापस आ जाएंगे। देखो बच्चे, हमसे पूछा गया है कि x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर है, x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर है, इसका बताइए कि क्या रिजल्ट आएगा, ग्राफ कैसा बनेगा, बताएं कैसा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का सोचो ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कैसा ग्राफ बनता है, ऐसा ही तो बनता है। अब मैंने क्या बताया है कि अब इसको रिप्लेस कर दोगे, तुम x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर कर लोगे तो ऐसा बन जाएगा, और क्या k टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है उससे। तो इसका ग्राफ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है यार, है ना, इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। ऐसे तुम इमेजिन कर सकते हो कि जो चीज़ अकेला जिसमें पावर नहीं है ना उसको ये घेरता है कर्व, जिसमें पावर नहीं है उसको ये घेरेगा कर्व। एक्स में पावर नहीं है, एक्स को घेरेगा, वाई में पावर नहीं है, यहाँ पर वाई को घेरेगा ये कर्व। तो उधर चला गया और 0 0 पॉइंट से गुजर ही रहा है दोनों, इसको 0 रखोगे ये भी 0 आ जाएगा, तो 0 0 पॉइंट से ये गुजर रहा है, उसका हमको टेंशन नहीं है, हम आगे बढ़ सकते हैं। अब तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है इस सिलसिले में देखते हैं उस क्वेश्चन को। आ जाइए भाई आगे की क्वेश्चंस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, बस तुम खुद बता दोगे। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन किया है तुमने तो एक क्वेश्चन ये देख लो, हमसे बोल रहा है कि भाई फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। एक इस तरह से बना रखा है और इसका वॉल्यूम हमसे पूछा जा रहा है, 1 मीटर का रेडियस है, तो बताओ वॉल्यूम कितना होगा। और थिकनेस दे रखा है 2 मीटर, इसको लिख लेते हैं 2 मीटर थिकनेस है। वॉल्यूम बताओ तो कितना होगा। ऑप्शन है हमारे पास 22/7, 44/7, 88/7, 22/3। तो हमको पता है ये वॉल्यूम सिलेंडर है, पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच मतलब कि 44/7 आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ सकते हैं। हमसे बोला जा रहा है इंटीग्रेट करिए, एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस 1/x को इंटीग्रेट करना है। किसको सर, एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस 1/x को इंटीग्रेट करना है, विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है हमको। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³/3, कॉस का क्या होता है इंटीग्रेशन, साइन x होता है, और 1/x का क्या होता है, log x होता है, बेस ई का। तो इसका ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ये वाला थर्ड मैच कर रहा है, और यहाँ पे कांस्टेंट प्लस सी हम एक लिख देते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 मैच कर गया। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन से ध्यान रखने की बात है, कोई हड़बड़ाने की बात अभी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखो, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन विथ रेडियस 3 मीटर एंड स्लैंट हाइट इक्वल टू 5 मीटर। रेडियस 3 मीटर और स्लैंट हाइट इज इक्वल टू 5 मीटर ऐसा बोल रखा है। लो बना लेते हैं, रेडियस 3 मीटर और स्लैंट हाइट इज इक्वल टू 5 मीटर, जो L होता है, इसका हमको बताना है टोटल सरफेस एरिया, मतलब नीचे वाला एरिया भी बताना है और ये वाला एरिया भी पूरा का पूरा बताना है। तो क्या हो जाएगा, नीचे का एरिया तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर का एरिया जो होता है पाई आर एल होता है। तो देखते हैं किस फॉर्म में आंसर दिया हुआ है। पाई के टर्म्स में पाई को कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर और आर एल आ गया। आर स्क्वायर मतलब 9 हो गया, समझ रहे हो ना, और आर एल मतलब क्या हो गया, 3 × 5 हो गया, ये हो गया 9 और ये हो गया 15, कितना हो गया, पाई हो गया, ये 15 9 जोड़ दो 24 आ गया, 24 पाई इसका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं बच्चे। देखो, बोल रखा है सेक थीटा इज इक्वल टू 5/3, सेक थीटा का वैल्यू 5/3 दे रखा है। हमसे पूछा जा रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ। क्या मजाक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई भी थीटा के लिए 1 ही होता है, तो आंसर 1 हो जाएगा। ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगला ग्राफ एक्स वाई कॉन्स्टेंट क्या हो जाता है भाई, ऐसा देखो ना, एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई हो जाएगा ना,
ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसा वाला ग्राफ सही हो जाएगा। आगे बढ़ सकते हैं। हमसे पूछा जा रहा है, देखो इसको मिटा दिया जाए, एक शायद हमसे डिफ्रेंशिएशन करने को पूछा जा रहा है और इसका आंसर आई थिंक नन ऑफ दीज आ जाएगा, क्योंकि कोई ऑप्शन इसमें मैच नहीं करता है। देखो y इज इक्वल टू ऐसा दे रखा है साइन क्यूब x माइनस 3 सेक स्क्वायर x, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, dy बाई डी एक्स निकालते हैं, ठीक है। और हमसे बोल रखा है कहाँ पर, x इज इक्वल टू पाई बाई 3 पर, x इज इक्वल टू पाई बाई 3 हमको एट ये डिफ्रेंशिएट करना है। तो कर लो ना इसको, ये पहले 3 बाहर आ जाएगा, साइन ये 2x हो जाएगा और साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस x होता है, और ये 3 हो जाएगा 2 सेक x, तो पहले हम लिख ही देंगे, ये 2 इधर आ गया और सेक x रह गया, और अब सेक x का डिफ्रेंशिएशन करो तो सेक x tan x होता है, ठीक है। ये ध्यान रखो, पिछले लेक्चर में देख सकते हो इतना जल्दी मैंने कैसे कर दिया, मैंने समझा रखा है कि भाई ये 3 को बाहर लेते हैं और 3 माइनस 1 होता है, फिर अंदर का एक्सेस मिलता है तो साइन का कॉस आता है। यहाँ पर यही हुआ है कि 2 ऐसे आया, 2 माइनस 1 हो गया तो 1 हो गया, और फिर अंदर का एक्सेस मिल गया तो साइन ये सेक एक्स tan x हो जाएगा। समझ गए इस बात को। आगे बढ़ते हैं बिना डिले किए हुए। तो डिफ्रेंशिएशन तो हो ही गया है, हमको क्या करना है, वैल्यू ही तो रखना है। पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री होता है, समझे, 60 डिग्री होता है एक तरह से देखा जाए तो। 3 साइन 60 कितना होता है, √3/2 का स्क्वायर, और कॉस 60 कितना होता है, हाफ होता है, ये हो गया 6 60 कितना होगा, कॉस 60 का उल्टा, कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 साइन 30 हाफ, तो हाफ का उल्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पर फिर से 2 हो जाएगा। tan 60 कितना होता है, tan 60 √3 होता है, ये लिख दिया। इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, ये हो जाएगा 3 9 हो जाएगा, 9 बाई यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखो बच्चे ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 4 2 जा 8 हो गया, माइनस ये लिख सकते हैं हम लोग 6 2 जा 12 24 √3, ठीक है। इसको अगर हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ऐसा करके हमारे पास जो भी आना होगा वह आ जाएगा, 24 × 8 √3 करना चाहो कर सकते हो, क्या हो जाएगा 9 डिवाइड बाई ये 8 है, माइनस 8 4 जा 32 होता है, 3 बच गया, 8 2 जा 16 होता है, 3 बचा हुआ है, मतलब 19 हो गया √3। ये कोई ऑप्शन मैच नहीं करता है तो इसका ऑप्शन एक नन ऑफ दिस दिया हुआ है, नन ऑफ दिस कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमसे पूछा हुआ है एक राइट एंगल ट्राइंगल विथ साइड ए एंड बी एंड हाइपोटेनस सी, द एल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन द, देखो भाई समझते हैं पहले, तभी हमसे एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि अल्टीट्यूड बनाया गया है, राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनस पे अल्टीट्यूड बनाया गया है एक वर्टेक्स से। कैसा बात कह रहा है समझने की कोशिश करते हैं, आओ देखा जाए। हाँ, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल विथ साइड ए एंड बी, लो भाई ए एंड बी बनाने में क्या हर्ज है, यहाँ पे इसको ए लिख दो, इसको बी लिख दो, और एल्टीट्यूड ऐसे बना दिया गया है, हाइपोटेनस सी, ठीक है, ये सी हाइपोटेनस हो गया। द एल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन द हाइपोटेनस इज एक्स, तो ये एल्टीट्यूड का वैल्यू एक्स दे रखा है ऑन द, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, ए बी ऑप्शन लिख रहा हूँ, ए बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर करेक्ट है, कि 1/a + 1/b इज इक्वल टू 1/x करेक्ट है, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर करेक्ट है, कि 1x इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, कौन सा इसमें करेक्ट है। 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास और एल्टीट्यूड ऐसा बनाया गया, सोच के बताओ, सोचो, कुछ ट्राई करना चाहते हो ट्राई कर सकते हो। देखो इसमें क्या हो जाएगा, अब इसको थीटा मान लो, इसको क्या मानोगे, ये 90 डिग्री होता है ना, तो ये बच्चा कहते हैं दोनों मिला के 90 डिग्री होगा, क्योंकि सारे का सम 180 होना है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब तुम सोचो कि बी का ये अगर हम कॉम्पोनेंट ले परपेंडिकुलर, तो एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, बी साइन 90 माइनस थीटा, परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट, बी का कॉम्पोनेंट इधर आ गया और ए का कॉम्पोनेंट इधर आ गया, ये कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा, लेकिन एक्स का कितना वैल्यू हो जाएगा, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा एक्स हो जाएगा। यहाँ से ही तुम्हारा आंसर आने का सिचुएशन बन जाता है बच्चे, क्योंकि यहाँ से एक्स क्या आ गया, बी कॉस थीटा, और यहाँ से क्या होगा कि पहले से लिखा हुआ है एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा,
जब भी साइन कॉस दिखता है स्क्वायर करके ऐड कर लो, काम हो जाता है। ठीक है, तुम चाहो तो यहाँ पे भी कर सकते हो, स्क्वायर कर लो दोनों साइड, मतलब LHS RHS में स्क्वायर कर लिया, ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला चीज़ तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो कर लेते हैं ना, ये जोड़ेंगे, इसको ऐसा कर लेते हैं कि कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को अकेला करना पड़ेगा हमको। एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर हमको लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों को अब जोड़ दो, तो इधर तो जोड़ के 1 आ जाएगा, इधर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अब इधर कर रहा हूँ, एक्स को भी नीचे भेज दो दूसरे साइड, तो 1/a² प्लस 1/b² इज इक्वल टू 1/x²। ये वाला फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, हमसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इन द गिवन फिगर ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। बना लेते हैं। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल फिर से हमारे सामने आ रहा है और बोल रहा है कि ये ट्राइंगल है, देख लो, और इसको 3 भाग में बांट रखा है, और बोल रहा है 3 बराबर भाग में ही बटा हुआ है इस तरह से ये। और हमसे पूछा जा रहा है कि DE इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो मैं तुमको डायरेक्ट बता देता हूँ, ये 12 सेंटीमीटर दे रखा है, 1 2 3 है, 1 2 और 3, तो यहाँ तक ही दे रखा है ट्राइंगल। और तुमसे बोल रखा है कि जो DE है, बीच वाला पार्ट है, वो है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमको बताना है देन BC मेजर कितना हो जाएगा, इसका लेंथ x बताना है, ये BC है, ये DE है। ठीक है, और हमसे एक और बात बोल रखा है कि AG इज इक्वल टू GE इज इक्वल टू EB। AG इज इक्वल टू GE, मतलब ये दोनों सब y है तो y है तो y है, ये तुमको बता रखा है, सारे इक्वल हैं आपस में, ये सारे इक्वल हैं। ठीक है, तो इसमें ना वो सिमिलरिटी वाला प्रॉपर्टी लगा दो कि रेशियो बराबर होता है। हमको इस ट्राइंगल पे और इस ट्राइंगल पे फोकस करना है, हमको इस ट्राइंगल पे फोकस करना है, और हमको एक बड़े वाले ट्राइंगल फोकस करना है। तो ये 2 है और ये 12 है, समझे। और बड़े वाले ट्राइंगल में देखो तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 भाग हो जाएगा ना, क्योंकि बराबर 1 1 1, ये 3 हो जाएगा और ये x हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं बिल्कुल, तो साइड का रेशियो बराबर होता है 2/12 लिख दो इधर, और इधर उसी तरह से लिख दो 3/x, 3/x लिख दोगे, आंसर आ जाएगा। ये हो गया 6 और ये हो गया x इधर भेजो, ये हो जाएगा 3 × 6, तो मतलब हो गया 18। x की वैल्यू जो हो जाएगी वो 18 हो जाएगी। ऑप्शन हमारा दूसरा नंबर करेक्ट है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, समझ गए, सिमिलर ट्राइंगल्स का खेल था ये वाला पूरा का पूरा। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। तुमसे बोल रखा है कि इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a² प्लस b² इंटू x², तो ऐसा कुछ दे रखा है कि a² प्लस b² इंटू x², पहला टर्म है -2b a प्लस सी एक्स, -2b a प्लस सी एक्स, -2b a प्लस सी एक्स, और प्लस b² प्लस c² इक्वल टू 0, प्लस b² प्लस c² ऐसा दे रखा है, और ये इक्वल टू 0 बोल रखा है। हमसे पूछा जा रहा है आर इक्वल, मतलब रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो होता है ना वो 0 हो जाना चाहिए। जैसे कि x इज इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर डिस्क है ना, b² - 4ac लिख लेते हैं ना, b² - 4ac/2 × a। तो भाई साहब ये जो चीज़ है ना 0 हो जाएगा, तो रूट्स क्या आ जाएगा, -b/2a आ जाएगा, दोनों बार यही हो जाएगा, -b मतलब बराबर रूट्स आ जाएगा। तो इसको 0 कर दो किसी तरह से, इसको 0 कर दो, मतलब b² - 4ac को 0 करना है, यही करना है इस क्वेश्चन में। कर लेते हैं भाई, ध्यान देना इधर, b² - 4ac को 0 करते हैं। तो b कौन है, एक सेकेंड, b यहाँ से जज करो, तो ये हो गया पूरा का पूरा, मतलब b², तो इसका स्क्वायर, ये c हो गया पूरा का पूरा, और ये a हो गया पूरा का पूरा, समझे। तो b² - 4ac, b² मतलब क्या हो गया, इसका स्क्वायर कर दोगे, माइनस हो गया, रूल ख़त्म हो जाएगा। तो b² मतलब ये हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल, और a प्लस c का स्क्वायर, तो b² फर्स्ट ऑफ ऑल, और
-4ac, -4 इंटू ए इंटू सी, ए कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, 4 इंटू ए इंटू सी क्या है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, इक्वल टू 0 क्यों कर दिया, डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दो ना, तो बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, इसको 0 करना है, 4 कॉमन ला जाएगा, 4 ख़त्म भी हो जाएगा, मतलब उधर जाएगा 0 हो जाएगा, 4 को हटाओ, ठीक है। और यहाँ पर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंदर, लेकिन ये स्क्वायर है तो फिर इसको हमको एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर लिया, और इधर हम इसको तो कोरस्पॉन्डिंग टर्म से मल्टीप्लाई करो तो ए स्क्वायर, माइनस साइन सबके साथ आ जाएगा, नोटिस करो, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, ये b⁴ आ गया, और इधर हम देखें आगे चल के प्लस माइनस सारा करना है ना हमको, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, तो माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, इक्वल टू 0 चल रहा है, यहाँ पर से इसको अंदर ले जाते हैं, देखो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, प्लस 2ac, और ये बी स्क्वायर आ गया, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, इक्वल टू 0 कर लेते हैं। अब बहुत सारा चीज़ इसमें कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाला टर्म जो है ना वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर वाला टर्म का पता नहीं, वी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो गया। अब देखो ना, तुम नोटिस करो ये बात को कि ए सी का होल स्क्वायर नहीं हो गया, ये ए सी का होल स्क्वायर हो गया ना एक तरह से, ए सी का होल स्क्वायर, तो माइनस साइन ये टर्म है हमारे पास, ये टर्म है और ये टर्म है, माइनस साइन कॉमन ले लो, तो ये ए सी स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस कॉमन लिया है तो ये वाला सब प्लस हो गया, ये वाला माइनस हो जाएगा, तो -2ac और बी स्क्वायर हो गया, इक्वल टू 0, मतलब ये फिर से हमारा बन गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ए माइनस सी बी स्क्वायर लिख सकते हैं 0, और ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास क्या, तो ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, ये सही हो गया हमारा, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब तो और आसान क्वेश्चन है, इसमें तो डिफ़िकल्ट वाले कुछ थे जो हमने निपटा भी लिए हैं, और हमने ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाया है, एपी वाले में लग गया था मैं मानता हूँ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, हमसे बोला जा रहा है कि डिफ्रेंशिएशन निकालना है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का, डिफ्रेंशिएशन निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का, एक्स स्क्वायर लॉग बेस ई और एक्स का हमको डिफ्रेंशिएशन करना है, करके देखो, हो सकता है तुमसे आंसर आ जाए, इसका मैं ऑप्शन लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, तुम बस करके देखो इसको, मे भी आ जाएगा तुमसे आंसर। देखें करके, देखो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर लॉग बेस ई एक्स है, तो ये प्रोडक्ट टू नहीं लगेगा, डिफ्रेंशिएशन करते थे ना हम लोग यू वी का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पहले किसका डिफ्रेंशिएशन करते थे, किसी को भी करो, एक को कांस्टेंट रख लो, तो मान लो ना एक्स स्क्वायर कांस्टेंट रख लेते हैं, पहले इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, 1/x आ जाएगा, फिर प्लस कर लेते हैं, इसका ही डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, 2x आ गया, और इसको कांस्टेंट रख लो लॉग बेस ई एक्स, इसी तरह से हमारा ये सॉल्यूशन आ गया, x प्लस यहाँ पर 2x लॉग ई एक्स है, x को कॉमन ले लेते हैं, देखते हैं किस तरह से दे रखा है, ऑप्शन में देखना पड़ता है, तो हाँ यही बोला सही हो गया हमारा, यही रिजल्ट है हमारा दिया हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। देखो हमसे बोल रखा है, ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड एक आया है बहुत प्यारा सा, देखो बोल रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चे, x इज इक्वल टू बोल रखा है कि 80³ है, ठीक है, और बोल रखा है y इज इक्वल टू 280 है, 280, फाइंड dy/dx निकालना है, अब dy/dx कैसे निकलेगा, देखो तो dy/dt कर लो, क्योंकि t के टर्म्स में है ना, और इसको बैलेंस करने के लिए जो हमने यहाँ पे गलती की उसको सुधारो, ऐसे, अब ये काम हम कर सकते हैं, समझे इस बात को, अब इसमें हम क्या कर लेंगे, dy की जगह पे रखो ना, 280 आ गया, y dt कर लिया, इंटू dt की जगह पे क्या रखना पड़ेगा ना, x के टर्म्स में यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो t का वैल्यू यहाँ से देखो ना कितना हो जाएगा, x/a करेंगे, और यहाँ पर t³ आ गया, तो 1/3 हो जाएगा ना,
ऐसा कर लें, टी का जो वैल्यू हो जाएगा x/a 1/3 लिख लेते हैं। टी का वैल्यू x/a ये हो गया 1/3। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, 2a dt/dt तो 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये क्या हो जाएगा 1/3 जो भी है सामने आ जाता है, और यहाँ पर x/a ये a⁻1/3 तो ऐसा ही रहेगा, कांस्टेंट है, समझना इस बात को। और इसका ही तो ये x⁻1/3 क्या हो जाएगा 1/3 - 1 हो जाएगा, और तो कुछ इसमें ख़ास बात नहीं रहेगा। इसको कर लेते हैं फिर सॉल्व। ये क्या हो गया 2/3 हो गया, ये a हो गया, और नीचे में a पावर 1 है ना, ये 1/3 तो ऊपर आके 1/3 हो जाएगा। ये कितना हो गया x⁻, ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा -2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं 2/3, और ये हो जाएगा 2/3, तो a⁻² 2/3 हो गया। और ये x/2/3 माइनस में आया तो x नीचे जाएगा, और 2/3 सब पे कॉमन चढ़ा दो, 2/3 हो गया कॉमन। ठीक है, अब x/a क्या होगा तुम देख सकते हो, यहाँ से x/a का वैल्यू पता लग जाएगा। t³ को क्या लिख सकते हो x/a लिख सकते हो, तो a/x क्या हो जाएगा, a/x हो जाएगा, a/x हो जाएगा 1/t³ लिख लेते हैं ना। तो ये 2/3 आ रहा है, a/x क्या हो जाएगा, a/x हो जाएगा 1/t³ हो जाएगा, और पावर भी दे रखा है 2/3, तो 2/3 लिखेंगे, ये कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, यहाँ बचा है 2/3, ये t² बचा है। तो देख लेते हैं ऑप्शन हमारा चेक करके, 2/3 t², ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन सब और आसान है, इन द सेंस कि छोटे छोटे थोड़े से अब तुमको देखने को मिलने वाले हैं कुछ कुछ। हमको इंटीग्रेशन करना है इसका, तो ये हमारे पास फंक्शन है, इस तरह से -1 से लेके 1 तक इंटीग्रेट करो। सर मैं तो खुद कर लूँगा, इसको करके देखो, फिर अगर कर सकते हो तो तुमको मौका दे रहे हैं। इफ़ यू वांट टू डू दिस यू कैन डू दिस। देखो क्या कर लेंगे इसको, e⁻x का तो e⁻x ही होता है, कहाँ से कहाँ तक करना है, -1 से 1 तक करना है e⁻x, जहाँ पे 1 रख दो एक बार, और माइनस करो e⁻−1 रख दो। ठीक है, तो e है ना, और ये 1/e है, क्या हो जाएगा e² -1। देख लेते हैं ऑप्शन, यही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है। आगे बढ़ सकते हैं। आ जाओ भाई, हमको इसका इंटीग्रेशन करने बोल रहा है कि इंटीग्रेशन करिए 0 से लेके 1 तक e⁻a x + b का। देखो भाई टेंशन वेंशन नहीं लेना है, इसका इंटीग्रेशन जो है ना यही हो जाएगा ax + b, बस ये जो है ना इसका काम हो गया। अब ये जो भी है इसका डिफ्रेंशिएशन होता है, लेकिन नीचे में होता है, ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है। ax + b का जो ना डिफ्रेंशिएशन होता है नीचे में, बहुत खतरनाक चीज़ ये है, कोई बात नहीं, लेकिन है तो आसान। e⁻ax + b तो ऐसा ही रहेगा, इसका लिमिट भी रख देंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 1 तक। और नीचे में तुम क्या लिख सकते हो, नीचे में देखोगे इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करना भी है तो ये तो 0 हो जाएगा, और ax का इंटीग्रेशन केवल a आएगा, इसलिए तुम क्या करते हो कांस्टेंट से जो है दिखता है उससे डिवाइड कर देते हो। अब क्या हो जाएगा बच्चे, देखो यहाँ पर ही कर लेंगे, e⁻1 रखना है पहले वैल्यू, तो ऐसा लिख लेते हैं, और दूसरी बार में 0 रखना है, रखो ना, फिर ये 0 रख देंगे तो केवल b हो जाएगा /a। ठीक है, और हमको देखना पड़ेगा कि इसमें किस तरह से ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन एग्जैक्टली इसी तरह से दे रखा है, तो हमको दिक्कत नहीं है। ये 1/a को ऐसे बाहर ब्रैकेट में 1/a लिख सकते हैं, 1/a वही बात दे रखा है, बस हो गया काम हमारा। आगे बढ़ सकते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि एक हमारे पास इस तरह से फिर से फंक्शन दे रखा है प्यारा सा, उसका डिफ्रेंशिएट करना है कि इंटीग्रेट करना है, dy/dx निकालना है। आओ देखते हैं डिफ्रेंशिएट करके इसको, लेट अस सी। देखो ऐसा कर लेते हैं, y = 1 + x दे रखा है, और e⁻x हमको बोल रखा है dy/dx निकालिए और बताइए कितना आंसर आ रहा है। तो हमको तो ये पता है डिवीजन रूल लग जाएगा, ये u हो गया, ये v हो गया, क्या होता है रूल, ये होता है ना v² v, और du/dx कर लेते हैं माइनस, यहाँ पर u लिख लेते हैं, d/dx कर लेते हैं डिवीजन, अगर डिवीजन है किसका डिवीजन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u/v, जो नीचे है v बाई रिस्पेक्ट टू x, तो वही तो चल रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, कर लें, यहाँ पर b² कर लिया, यहाँ पे v लिख दिया, और डिफ्रेंशिएशन 1 + x का कर लेंगे, तो 1 + x का डिफ्रेंशिएशन तो केवल 1 ही हो जाएगा, और माइनस करते हैं, फिर 1 + x को कांस्टेंट रखते हैं,
और ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे 1 माइनस एक्स, लो भाई ये कैंसिल हो गया और ई टू दी पावर 2x आ गया और यहाँ से हम माइनस एक्स लिख सकते हैं और ई टू दी पावर x है, ऊपर जाएगा 2x, ऐसे लिख सकते हैं। आगे क्या लिख देंगे, माइनस एक्स, और दूसरी बात है ई टू दी पावर माइनस एक्स लिख दो यहाँ पे। तो x देख लेते हैं एक बार आंसर मैच करके, ये वाला आया कि नहीं आया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। ऑप्शंस ये सब हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, मतलब इसका हम लोग v लिखे और डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स कर लिए, फिर u लिखे हैं, डिफ्रेंशिएशन डी वी बाई डी एक्स कर लिए। बस आगे बढ़ते हैं, हमको इंटीग्रेट करना है, फिर से डिफ्रेंशिएट करना है। चलो सवाल हमको दे रखा है बच्चे, ये ध्यान देना, थोड़ा सवाल पे ध्यान दो। सवाल दे रखा है कि y इज इक्वल टू, ऐसे दे रखा है y इज इक्वल टू ln साइन x बाई एक्स, बस ये क्वेश्चन है। तो इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं ना, पहले लॉग है, लॉग का क्या होता है 1/x होता है, ये पूरा का पूरा कैपिटल X मान लो इस पूरे को, मतलब साइन x और x ऊपर में ऐसा भेज सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हमने लिख दिया, उसके अंदर का एक्सेस मिल जाएगा, अंदर का एक्सेस में तो वही डिवीजन रूल लग जाएगा, इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन ही तो होना है। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक्स हो गया और साइन का कोस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर साइन साइन ही रहने दो, एक्स का 1 हो जाएगा और ये एक्स को ऊपर भेज देते हैं, एक्स बाई साइन एक्स हो गया और ये हो जाएगा एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर हो गया, ये कैंसिल हुआ, इससे यहाँ पे एक्स बच गया और अब कुछ यहाँ पे बन रहा है क्या, एक्स कॉस एक्स। देखते हैं ऑप्शन किस तरह से दे रखा है, तो कॉट वॉट के टर्म्स में दे रखा है, तो इसको अलग अलग सेपरेट करो, साइन और कॉस मिलकर यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, कॉट बन जाएगा और एक्स एक्स ख़त्म हो जाएगा, तो क्या होगा, कॉट एक्स बचेगा। और यहाँ पर देखो ना, साइन साइन मिल करके 1 हो जाएगा और बचेगा केवल 1/x, तो कॉट एक्स 1/x, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, हमसे बोल रखा है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है पॉजिटिव स्लोप। तो भाई एक ऑप्शन है y इक्वल टू 5x, यही ना है कि पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैव अ पॉजिटिव स्लोप, ऐसे करके बना सकते हैं। y इक्वल टू एक्स का लाइन y इक्वल टू 5x को 1 रखो, तो ऐसा करके थोड़ा सा आएगा ये, है ना, कि x को 1 रखो, y हो जाएगा 5 और पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो y इक्वल टू 5x हमारे पास डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो गया। स्लोप ऑफ लाइन a एंड b आर, हमको स्लोप बताना है और a और b जो दो लाइन दिए हुए हैं, स्लोप क्या होता है, tan थीटा ही तो होता है, tan थीटा बता दो ना, x एक्सिस से थीटा एंगल लेना होता है। तो एक हमारे पास ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, ये 45 और 45 बोल रखा है, 45 और 45 हमको यहाँ पर देख लेना है पहला। दूसरा यहाँ पर tan 45 कितना हो जाएगा, वो तो 1 होता है। और आगे देखते हैं, ये हमको 60 यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है हमको, तो ये निकालना है ना, 30 है, tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है, तो ये हो जाएगा 1 और 1/√3, ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। हमसे फिर आगे पूछ रखा है क्वेश्चन नंबर 44, देखते हैं, चल रहे हो साथ में। 44 देखो आराम से, हमसे बोल रखा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 1 एंड एनी टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द सक्सीडिंग टर्म्स। तो द फर्स्ट टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 1, तो पहले इनफाइनाइट जीपी है कोई, इनफाइनाइट जीपी ऐसा करके 1, पहला टर्म 1 है, तो दूसरा टर्म मान लो कुछ लिख सकते हैं ना कि 1 जीपी है, ये r हो गया, इस तरह से r² हो गया, इस तरह चलते जा रहा है। इसको इससे डिवाइड करेंगे, r आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे, r आ जाएगा, ये भी चल सकता है और इसका उल्टा भी चल सकता है, कॉमन रेशियो, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ये हमारा इस तरह से चल रहा है। हमसे बोल रखा है कि एंड एनी टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑल सक्सीडिंग टर्म्स। एनी टर्म मतलब मान लो एनी टर्म 1 रिलेटिव टू एनी टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ सक्सीडिंग, आगे वाले टर्म्स का सक्सेशन में सम कर दोगे, वही बोल रखा है। मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ूंगा तुम्हारे लिए। बोल रखा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 1 एंड एनी टर्म इज इक्वल टू
पहला तो लिख दिया एन एनी टर्म इज इक्वल टू, लेट इट बी फर्स्ट टर्म, लेट एनी टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द सक्सीडिंग टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म को छोड़ के आगे वाले जिस टर्म को भी लिख लिया उसके आगे वाले सक्सीडिंग टर्म्स जो हैं वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। सक्सीडिंग टर्म्स का सम और जो उसके पहले वाला प्रीसीडिंग टर्म था एनी टर्म जो था बराबर होता है। तो सुनो, ये तो इन्फाइनाइट जा रहा है, इसका वैल्यू क्या होता है, ये ए हो गया और कॉमन रेशियो क्या हो गया, कॉमन रेशियो भी आर हो गया, इसको इससे डिवाइड करो आर आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ इन्फाइनाइट टर्म्स, ऐसा कर लेते हैं ना। तो ये तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की जगह पे भी आर है और 1/r की जगह पे भी आर है, इसको इधर भेज दो, 1 माइनस आर हो गया, ये आर हो गया, इसको इधर भेजो, ये हो गया 2r, ये हो गया 1। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, r की वैल्यू आ गई 1/2। हमसे पूछा क्या था, फाइंड द सीरीज है, तो r की वैल्यू 1/2 किस में आ रही है, एक हमको सीरीज दे रखा है 1, 1/2, 1/4, 1/8, तो इसी में आएगी ना। जैसे इसको इससे डिवाइड करो 1/8, 1/4, ये डिवाइड हो जाएगा तो 1/2 आ जाएगा आंसर। इसको पहला टर्म और कॉमन रेशियो भी 1/2 आ गया। ठीक है, चलो ये काम हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर, लिख लेते हैं। तो पूछा जा रहा है फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा याद है, डबल डिफरेंशिएशन। तो तुमसे मैं दे रहा हूँ कि y इज इक्वल टू 5x³ है प्लस 2x² है माइनस 3x है, इसका मैक्सिमा और मिनिमा बताना है। और कुछ ऑप्शन भी दिए हुए हैं कि एट -3, 5 मैक्सिमा है, कहाँ मैक्सिमा है कहाँ मिनिमा है, सब बताना है। तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करो एक बार, dy/dx तो निकालो, फिर डबल डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, 15 बना देगा, x² हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 3 ही रह जाएगा। ठीक है ना, एक बार डिफ्रेंशिएट किया, इसको तुम चाहो तो स्प्लिट कर सकते हो, अदरवाइज तुम डबल डिफ्रेंशिएशन d²y/dx² कर लो, इसको स्प्लिट करोगे तो कितना हो जाएगा, वो 30x हो गया, ये क्या हो गया 4 हो गया। अब ये जो चीज़ है ना, यही तो अगर ग्रेटर देन, अगर यहाँ पे x की वैल्यू रखो कुछ, ठीक है, और ये ग्रेटर देन, अगर स्मॉलर देन 0 हो गया तो मैक्सिमा, और ये ग्रेटर देन 0 आ गया तो मिनिमा, यही तो होता है कंसेप्ट। तो देख लेते हैं, x की वैल्यू बोल रखा है कि -3/5 लीजिए, लो भैया लेते हैं। तो x की वैल्यू -3/5, लेट x की वैल्यू -3/5 देते हैं, कितना हो जाएगा 30 -3/5 प्लस 4 हो गया, ये कितना हो जाएगा 6, और ये हो गया 18 -18 प्लस 4 हो गया माइनस कितना हो जाएगा -14, ये स्मॉलर देन 0 है, तो ये मैक्सिमा के केस में बन गया। तो -3/5 के केस में मैक्सिमा हो गया, ऑप्शन भी दे रहा होगा यही ऑप्शन है, -3/5 में मैक्सिमा हो गया, और एक 1/3 दे रखा है कि 1/3 पे मिनिमा होना चाहिए। देख लेते हैं, 30 प्लस 1/3 प्लस 4, ये हो गया 10, ये हो गया 10 प्लस 4 14, तो ग्रेटर देन 0 हो गया, मिनिमा हो गया, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखना है नेक्स्ट, हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन है कुछ ऐसा कि देखो y इज इक्वल टू 5 sin थीटा, y इज इक्वल टू 5 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा, ऐसा बोल रखा है। हमको dy/d थीटा निकालना है 30 डिग्री पे, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, dy/d थीटा निकालना है, निकाल लें। डिफ्रेंशिएट करो, 5 sin का क्या होता है cos थीटा, और 6 cos का क्या होता है माइनस sin थीटा, dy/d थीटा निकालना है कितने डिग्री पे 30 डिग्री, तो 5 cos 30 कितना होता है sin 60 √3/2, cos 30 sin 60 और ये कितना हो जाएगा 6, और माइनस में ये क्या हो जाएगा sin 30 हाफ होता है, ये कैंसिल हो गया, ये हाफ, ये 3 आ गया, -3 मिला जुला कर हो गया, और ये कितना हो गया, तो ये बड़ा अजीब सा रिजल्ट आ रहा है यहाँ पर, ये 2.5 है √3 -3। देखो इसका आंसर भी हमारे पास यही दे रखा है, 2.5 √3 -3 ऑप्शन आ गया हमारा। आगे बढ़ें, इस तरह से चलते चलो सब खत्म हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, पूरा बना लेंगे आज हम। तो 50 क्वेश्चन है पूरा, कल कुछ किए आज ज़्यादा कर रहे हैं। 0 से लेकर 30 तक हमको बोल रखा है सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताइए, सेक स्क्वायर x dx का वैल्यू बताइए। भाई मेरे tan का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर 30 तक चलने दो,
tan 30 लिख लेंगे माइनस tan 0 लिख लेंगे। tan30 कितना होता है, पहले में पलट जाता है 1/√3 और tan 0 का मतलब 0 ही होता है, तो 1/√3। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। ये देखो 1 से लेके 3 जा रहा है और ये लिख देंगे 2x + 1 और ये dx है, ठीक है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको इंटीग्रेट करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 2x²/2 कर लो, ये 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से लेके 3 तक करना है। 3 का स्क्वायर हो गया प्लस ये 3 हो गया, माइनस कर लेते हैं ना, 1 हो गया माइनस फिर से 1 हो गया, बस इतना हो गया। एक बार इसको मौका दिए, फिर माइनस करके इसको मौका दिए और माइनस तो हो ही जाएगा ये। और ये हो गया 9 + 3, ये हो गया -2। 9 + 3 12 होता है, -2 मतलब इसका आंसर आ गया 10। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। हमसे बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग 2 लीनियर इक्वेशन हैव ओनली 1 यूनिक सॉल्यूशन। तो बहुत सारे ऑप्शन दिए थे इसमें, और लास्ट ऑप्शन जो था यूनिक सॉल्यूशन देखना है कि जो यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, मान लो 2 लाइन है, दोनों लाइन का यूनिक सॉल्यूशन जो होना चाहिए वो x = 2 और y = -3 होना चाहिए। देखते हैं, एक लास्ट ऑप्शन इसको चेक करोगे ना तो आ जाता है 4y - 14 = 0 और एक आता है 5x - y - 13 = 0। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, इसको देखो दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर तुम इस बात को समझ पाते हो, देखो अगर हमको इसको सॉल्व करना है ना बच्चे, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 से अगर मल्टीप्लाई करोगे 13 है क्या, चलो ठीक है 4 से मल्टी तो अब माइनस 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 प्लस हो गया, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस यहाँ पर ये तो प्लस कर ही दिया था, माइनस माइनस मिलके यहाँ पर प्लस हो गया, और यहाँ पे माइनस प्लस मिलके माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। ये कितना बच गया 20 -20, और यहाँ पे x है और यहाँ पे -19x हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, ये हो गया 14। 14 में क्या ऐड होना है, 13 4 जा कितना होता है, 13 4 जा 13 52, तो 52 + 52, ठीक है, = 0। और x की वैल्यू देखना है ना, इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि 12 में से 4 गया 8 बच गया, ये हो गया 4, 4 में से 1 गया 3 बच गया, ये +38 आ गया और 19 आ गया, x आ गया, और ये बहुत प्यारा सा यहाँ पर 0 हो गया। x = 38/19 लिख सकते हैं हम आगे चल के, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो चलो एक तो काम हो गया। और y की वैल्यू देख लेते हैं, x की वैल्यू 2 डालो तो y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, कहीं भी डाल के देख लो ना, x की वैल्यू 2 डालो इसमें, x की वैल्यू 2 डाल देते हैं, और -4 × y -14 हो रहा है =0 हो रहा है। ये 2 - 14 -12 हो गया, -4y हो गया =0 हो गया, 4y = 12 हो गया, -4 3 जा y = -3 आ गया। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें काम हो गया ख़त्म तुम्हारा। y = -3 आ गया। 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्लोप ऑफ द कर्व AB एंड B', ऐसा दे रखा है, एक हमको कर्व दे रखा है। देखो बहुत आराम से देखते चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो कर्व दे रखा है इस तरह से, इसको A बोल रखा है, इसको B बोल रखा है, इसको B' बोल रखा है, उसको C बोल रखा है। और ख़ास बात यह है कि 45 डिग्री का एंगल बहुत जगह पर दिया हुआ है, 45 डिग्री ये है और 45 डिग्री ये है, मतलब ये 135 डिग्री है। और हमको बताना है रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ AB एंड ये, तो ये तो हो गया tan 45 डिवाइडेड बाई स्लोप क्या होता है यहाँ पे tan 135, tan 45 तो 1 होता है और tan 135 -1 होता है, क्योंकि tan 135 जो है ना सेकेंड क्वाड्रेंट में ऐसा लिख सकते हैं 180 - 45। इसको आगे बढ़ोगे 1/tan 180 - थीटा हो जाता है -tan थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है और 180 के कारण tan चेंज नहीं होगा, बस 180 हट गया और tan 1 क्या हो गया 1। तो हमारा आंसर जो आ गया यहाँ पर, तो आ गया कि हमसे बोल रहा था फाइंड द रेशियो, तो रेशियो कितना आ गया -1 ही आ गया रेशियो, तो -1 हो गया। ठीक है, तो बच्चे हमारा कल का और आज का मिलकर के सारे 50 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आई होप तुम्हारा एसेंशियल मैथमेटिक्स थोड़ा सा और अच्छा हो गया होगा, यही मेरा टारगेट भी था, तुमको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस देना, क्योंकि देखो यार एसेंशियल मैथमेटिक्स से ही हम लोग आगे फिजिक्स में अच्छा कर पाते हैं और
तुम किसी भी क्लास में हो, तुमको यार एसेंशियल में बहुत कमांड होना चाहिए, ठीक है। और ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा और बच्चों के लिए जो कि अपना फिजिक्स को इम्प्रूव कर रहे हैं एसेंशियल मैथमेटिक्स के थ्रू। तो देखते हैं बच्चे, आगे हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और। बाय, टेक केयर।